मैं स्कूल गई तो माधुरी गेट पर ही मिल गई। वह एक लड़के से हंसकर बात कर रही थी। मेरे संस्कार ही ऐसे थे कि मैं जिस भी स्त्री पुरुष या लड़का लड़की को आपस में हंसते बोलते देखती तो मैं उनके संबंधों को लेकर शक करती थी। मेरा सोचने का नजरिया ही बदल गया था, जबकि पहले मैं ऐसी नहीं थी। कभी मैंने देखा वह लड़का कोई और नहीं बल्कि राजेश है, जो बातें करते करते माधुरी का हाथ पकड़ लेता है। मैं उन्हें नजदीक आते ही चहक पड़ी। हेलो माधुरी, कैसी हो? माधुरी मेरे गाल पर एक प्यार भरी चोट लगाई हुई बोली, यह राजेश है, मेरा अच्छा दोस्त। माधुरी ने राजेश की ओर इशारा करते हुए कहा तो मैं हंसने लगी। क्या राजेश को मैं नहीं जानती कि तू बता रही है? राजेश मुझे ही देख रहा था, उसकी आंखों में शरारत थी। तभी वह आप बोला, माधुरी तुम्हारी यह सहेली तो बहुत ही सुंदर और अच्छी है। शाम के 4 बजे मैं माधुरी को ढूंढने लगी। वह 3 बजे से ही क्लास से चली गई थी। राजेश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने माधुरी की सहेली मीना से पूछा, उसने कहा वह स्कूल के पीछे वाले बाग में गई होगी। मैं ये सुनकर हैरान हो गई। 4:30 बजने वाले हैं, वह इस समय उधर क्या करने गई है? उधर का इलाका तो जंगलों का है, वह होश में तो है। न चाहते हुए भी मैं स्कूल के पिच की ओर चली गई। हालांकि उधर जाना एक लड़की के लिए खतरे से खाली नहीं था। अभी पिछले महीने ही तो स्कूल की लड़की की लाश बाग में मिली थी। कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार कर उसको मार दिया था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, फिर भी मैं दबे पांव झाड़ियों के बीच से होते हुए बाग में पहुंच गई। तभी मैंने एक घने पेड़ की ओट में खड़े माधुरी और राजेश को देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए। माधुरी यहाँ राजेश के साथ क्या करने आई है? मुझे कुछ गड़बड़ लगा रही थी। मैं सभी नामों से एक दूसरे पेड़ की ओर बढ़ गई। मैं उस पेड़ की ओट में आकर खड़ी हुई तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने देखा माधुरी ने अपनी पैंट एक तरफ खोलकर रख दी थी और राजेश ने भी अपनी पैंट उतारी हुई थी। वे एक दूसरे की बाहों में ऐसे समाये हुए थे जैसे बहुत दिनों के बाद मिले हों या ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए हों। फिर तभी मैंने जो दृश्य देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं चुपचाप पेड़ के सहारे खड़ी उनकी यौन क्रीड़ा देख रही थी। जब वे झाड़ी की ओर बढ़ी तो मैं भी पेड़ों की ओट से होते हुए झाड़ी की ओर गई। वे तेज तेज कदमों से चल रहे थे, आगे पीछे कुछ भी नहीं देख रहे थे। जब वे झाड़ी को पार कर स्कूल के ग्राउंड की ओर बढ़े तो माधुरी की आवाज सुनाई दी, राजेश तुम पहले जाओ, हम दोनों साथ साथ जाएंगे तो कोई शक करेगा। माधुरी यह कहकर इधर ही खड़ी हो गई। राजेश चला गया। राजेश के जाते ही मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैं माधुरी को पकड़ लेना चाहती थी और उसे यह पूछना चाहती थी कि माधुरी को किस मजबूरी में राजेश के साथ यह कर रही है। आखिर मैंने माधुरी को पकड़ ही लिया। वह मेरे तेज तेज कदमों की आवाज सुनकर ऐसे डर गई जैसे किसी हिरन पर शेर में अचानक ही हमला बोल दिया हो और वह संभलते संभलते गिर गया हो। माधुरी मुझे वहां देखकर हैरान ही नहीं थी बल्कि बहुत डरी हुई थी। उसका चेहरा सफेद हो गया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू तो मेरी सहेली है, कोई अपनी सहेली को देखकर ऐसे डरतू है? मैं तो इधर तुमको ढूंढती हुई आई थी, अब बता तू इधर क्या करने आई थी? माधुरी एक काफी सुलझी हुई लड़की थी। वह इतना तो जान ही गई कि मैंने सब कुछ देख लिया है। वह कोई बहाना न करते हुए बोली, मैं क्या करूं? जैसे कोई युवक हस्तमैथुन की आदत हो जाती है वैसे ही मुझे भी मर्दानी बाहों के स्पर्श की आदत हो गई है। मैं चौंक गई, यह क्या बोल रही है? मैं सच कह बोल हूँ, एक शाम को मैं राजेश के साथ स्कूल के गेट से बाहर हुई तो वह बोला चलो आज स्कूल के पीछे वाले बाग में चलते हैं। मैं तैयार हो गई। हम बाग में पहुँचे तो राजेश ने अचानक ही मजाक मजाक में मेरी छाती पर हाथ लगा दिया। मैं सच कह रही हूँ, मेरे रोम रोम खड़े हो गए, पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। राजेश ने एक कुशल खिलाड़ी की तरह फिर दोबारा मेरे पास आकर मेरे कंधे को सहला दिया। उसकी बाहों का पहला पहला स्पर्श एक स्त्री के लिए कितना आनंद और कितना सुखद होता है, इसका अनुभव मुझे उस दिन ही हुई। अब मैं भी राजेश
के शरीर पर हाथ फेरने लगी स्त्री बाहों के स्पर्श से वह भी पहली बार ही परिचित हुआ था। हम एक दूसरे को स्पर्श करते करते इतने उत्तेजित हो गए कि हम कब निर्वस्त्र हो गए पता ही नहीं चला। हम एक दूसरे की बाहों में समाहित होने के लिए इस कदर उतावले हो गए जैसे छूट रही ट्रेन को पकड़ने के लिए यात्री उतावले रहते हैं। आखिर क्षण भर में ही वह सब हो गया जिसके लिए हम एक दूसरे को सहला रहे थे, आंखों में आंखें डाले देख रहे थे और बाहों में आने के लिए बेचैन हो रहे थे। जाने क्यों सहवास के बाद मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, पर मैं अगले दिन खुद ही राजेश के पास चली गई। वह भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। इस तरह मैं हर दिन ही इसे न दोहराने का संकल्प लेती हूँ और दूसरे दिन खुद ही राजेश के साथ बाग की ओर बढ़ जाती हूँ। यह मर्दों की बाहों के स्पर्श का ही चमत्कार है जो चाहकर भी मैं राजेश वय को रोक नहीं सकती। हमें इसका चस्का लग गया है। काजोल, हमारे इन संबंधों का जिक्र तुम किसी से भी मत करना, समझ लो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है। मैं धीरे से मुस्कराई, फिर उसकी बाह पकड़कर गांव की ओर चली गई। जब हम गांव के बीचों बीच पहुंचे मैं बोली, मैं किसी से भी नहीं बोलूंगी, मैं तेरी सहेली हूँ, तू तो अभी बहुत ही छोटी है। दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों वाले होकर भी तुमसे भी गई गुजरी हरकतें करती है। जब उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता तो तुझे कैसे कुछ कह सकते हैं। मैं यह बोलकर घर की ओर जाने लगी तो माधुरी बोली, मेरी दीदी की शादी परसों है, तुम्हें जरूर आना है। मैं मुख्तार बोली, अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इतनी अच्छी खबर तो अब तक छिपाए बैठी थी। मैं जरूर आऊंगी। पर माधुरी, तुझे या राजेश को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? वह जाने के लिए उतावली हो उठी अपने अपने माता पिता से। माधुरी ये कहकर सड़क की ओर चली गई। मैं हैरान परेशान शाम के 6 बजे आई तो मम्मी आ गई थी और पापा फिर टूर पर चले गए थे। मैं मम्मी से मिलकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसने मेरे कमरे में आकर बोली, फ्रिज में खाना रखा है, जब भूख लगे तो खा लेना और हाँ, मेरा इंतजार मत करना। ये कहकर मम्मी चली गई। मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि वह पूरी रात अकेली कहाँ जाएगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह पूरी रात बिना अंकल के यहाँ रहने वाली है। वह विदा अंकल से अपने संबंधों को मुझ पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, जबकि मुझे सब कुछ ही पता था। मैं मम्मी के जाते ही विचारों में खो गई। बाहों का स्पर्श क्या इतना आनंददायक होता है कि उसके बिना माधुरी जी नहीं सकती। मम्मी मुझे अकेली छोड़कर बिना अंकल की बाहों के स्पर्श का मजा लूटने चली गई। रवीना पापा के बिना नहीं रह पाई। क्या आइसक्रीम और बर्फी से ज्यादा स्वाद साथ साथ सोने में होता है? मैं नहीं मानती, यह सब झूठ है। जीवन के सारे सुखों से बढ़कर जिस्मानी सुख भला कैसे हो सकता है? मैं यहाँ सोचते सोचते झपकी लेने लगी तो मुझे अचानक ही याद आ गया कि मुझे तो अभी खाना भी खाना है। मैंने उठकर फ्रिज में से खाना निकाला। भूख तो उतनी भी नहीं। रोटी खाने के बाद थाली एक तरफ सरका कर बिना हाथ धोए ही बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कामुक कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।